नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाजार से सीखो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी इन बैंकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये वाले टॉपिक के आने की गारंटी 100% से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारे पास दोस्तों टोटल 3 बार है। ये हम टॉपिक पढ़ेंगे मनी सप्लाई में, यही टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड में जो हमारा एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, और यही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डेफिशिएंट डिमांड में जो एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट है। तो ये वाला टॉपिक हमारा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारे पास टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 बार है। मतलब एक बार तो आने की डेफिनेटली चांस है, चाहे वो एक्सेस डिमांड में से आ जाए, डेफिशिएंट डिमांड में से आ जाए, या फिर मनी इन बैंकिंग में से आ जाए। एटलीस्ट कम से कम एक बार तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। बोर्ड के अंदर ये टॉपिक ज़रूर आपको मिलेगा। ये टॉपिक कहता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आरबीआई है वो सारी की सारी जो हमारी इकोनॉमी की मनी सप्लाई है, जो क्रेडिट क्रिएशन है, जो उधार देने वाली पावर है, सारी की सारी किसके पास है? आरबीआई के पास। आरबीआई इस क्रेडिट को बढ़ा के, अगर बैंक को ज़्यादा पैसा देगा तो बैंक और ज़्यादा पैसा क्रिएट करेगा इकोनॉमी के अंदर, कम पैसा देगा तो कम पैसा क्रिएट करेगा बैंक इकोनॉमी के अंदर। तो हमारे देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की सारी पावर किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में है। आरबीआई किस तरीके से इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है मैं आपको वो बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको 2 तरह की मनी सप्लाई बता देता हूं। एक मनी सप्लाई वो होती है जहां मनी सप्लाई एक्सेस होती है, जिसको हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, और एक मनी सप्लाई वो होती है जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंट मनी सप्लाई, जो हमारी डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई और डिफ्लेशन मीन्स मंदा। जब हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सेस मनी सप्लाई कहलाएगी, जिसको हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और जब हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा होगा कम, बहुत ही कम होगा, तो जिसको हम लोग डिफ्लेशन भी कहते हैं, जिसको हम लोग मंदा भी कह सकते हैं। तो हमारा जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि हमारी इकोनॉमी को ना तो इन्फ्लेशन में छोड़े ना डिफ्लेशन में छोड़ो। बिल्कुल उसे कहाँ लेकर आना है? मीडियम लेवल पर लेकर आना है, जहाँ ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। एक मीडियम लेवल मेंटेन करके चलना है, किसको? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को। तो आरबीआई को हम लोग समझते हैं, आरबीआई का ये जो फंक्शन है इसके बारे में जानते हैं कि आरबीआई किस तरीके से इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। इस फंक्शन को दोस्तों आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग संभालता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब आरबीआई इस पॉलिसी को संभालता है, बेसिकली इस काम को संभालता है, तो वो 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है। एक का नाम हमारे पास है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरे का नाम हमारे पास है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। आज पहले मैं आपको बताने वाला हूं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। दोस्तों क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हमारे वो होते हैं जो क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, कि कितना पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर होगा, कितना नहीं होगा, ये हमारे होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। जबकि जो क्वालिटेटिव होते हैं वो डील करते हैं, या वो जो टैकल करते हैं, वो करता है डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट का मीन्स किस सेक्टर के अंदर पैसा जाएगा और किस सेक्टर के अंदर पैसा नहीं जाएगा, वो होते हैं क्वालिटेटिव। और कितना कितना जाएगा, कितना कितना नहीं जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव। ये आप ध्यान रखे चलेंगे। जो सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम हमारे पास है दोस्तों रेपो रेट, बैंक रेट या रीपर्चेजिंग रेट भी कहते हैं। मतलब क्या है इसका? मैं आपको पहले रेपो और बैंक रेट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट दूं। रेपो और रीपर्चेजिंग तो सेम ही है बिल्कुल, लेकिन रेपो और बैंक में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूँ कि रेपो और बैंक में ये फर्क है कि रेपो जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रेपो के अंदर कोई भी एसेट बैंक को मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है, और बैंक के अंदर एसेट मॉर्गेज करा जाता है। अब जानते हैं रेपो रेट है क्या? जिस रेट पे हमारा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, इसको कहा जाता है दोस्तों रेपो रेट। अगर वो रेपो रेट है तो लोन मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर बैंक रेट है तो लोन मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। या ध्यान रखे चलेंगे, जनरली रेपो रेट और बैंक रेट के बीच में 0.25 या 0.5 का डिफरेंस हमेशा जो है आरबीआई मेंटेन करके चलता है, ताकि इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करा जा सके। ज़्यादातर ये डिफरेंस 0.5 का होता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको कम करना चाहे तो कम भी करा जा सकता है। अब कैसे इससे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है उसको बताता हूं। जब हमारा आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है तो बैंक के पास आने वाला पैसा महंगा हो जाता है। जब बैंक लोन लेगा आरबीआई से तो उसको वो लोन काफ़ी महंगा मिलेगा। जब वो लोन महंगा मिलेगा तो बैंक आगे जो पब्लिक को लोन देगा वो भी काफ़ी महंगा देगा। मतलब सिंपल सी बात है कि बैंक अपना लैंडिंग रेट बढ़ा देगा। लैंडिंग रेट दोस्तों वो रेट होता है जिस रेट पे हमारा कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है, उसे कहते हैं हम लोग लैंडिंग रेट। तो अगर पीछे से आएगा महंगा तो आगे जाएगा महंगा। मतलब अगर रेपो रेट बढ़ा तो लैंडिंग रेट भी बढ़ जाएगा, और लैंडिंग रेट बढ़ने का मतलब है कि पब्लिक पैसा लेने वाली नहीं है। पब्लिक कहेगी भाई इतना महंगा लोन हम लेके चुका पाने वाले नहीं है, इसलिए हमें माफ़ कीजिए, हम इतना महंगा लोन लेने वाले नहीं हैं। और आरबीआई यही चाहता था कि पब्लिक लोन ना ले। क्यों? क्योंकि देश में इस टाइम इन्फ्लेशन वाले हालात है। जब आरबीआई ने करा है
इसका उल्टा समस्या, डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई अपना रेपो रेट गिरा देता है। जब रेपो रेट गिर जाता है तो लैंडिंग रेट भी ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, लोन बड़ा सस्ता हो गया। और जब लोन सस्ते होते हैं तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करती है, और जब पब्लिक लोन लेने की कोशिश करेगी तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट के फ्लो में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हमारे देश का जो डिफ्लेशन है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सेसली आपको समझाता हूँ कि ये क्या है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको समझने में। ये पॉइंट कहता है जब देश में इन्फ्लेशन है तो ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है, उस टाइम आरबीआई को मनी सप्लाई से पैसा कम करना है, ठीक है। और डिफ्लेशन है तो पैसा इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल कम है, उस टाइम आरबीआई को मनी सप्लाई को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो जहां पर मैं एक्सेस के टाइम पर मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश कर रहा हूं, डेफिशिएंट के टाइम पे मैं उसी मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन्फ्लेशन टाइम पे जब लैंडिंग रेट महंगा हो जाएगा तो पब्लिक लोन लेने वाली नहीं है, जब पब्लिक लोन नहीं लेगी तो ये मनी सप्लाई बढ़ने वाली नहीं है। और डिफ्लेशन के टाइम पे जब मैं लैंडिंग रेट को कम करवा दूंगा, रेपो रेट कम होगा, लैंडिंग रेट भी कम हो जाएगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो ये मनी सप्लाई जो ऑटोमेटिकली नीचे आई, ऑटोमेटिकली हल्के हल्के कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और हमारा जो बैलेंस है नॉर्मल लेवल वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों हमारे पास रेपो रेट। बैंक रेट भी सेम है, बैंक रेट बस लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, आप ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन? हमारा आरबीआई कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज रहता है जिसके अंदर वो अपनी सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को बेचता है। मतलब क्या, बेसिकली क्या है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा एक्सेस पड़ा है, बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है, उसको कम करने के लिए कमर्शियल बैंक को लालच देता है, फंसाता है लालच में। कैसे फंसाता है? कमर्शियल बैंक को कहता है कि भाई ये पकड़ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, सरकारी सिक्योरिटी, मैं वादा करता हूँ कि आज तू मेरे को 20,000 देगा, मैं तुझे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद या 1 साल के बाद, शॉर्ट टर्म होती है, 1 साल से कम वाली होती है, 1 साल के बाद मैं तुझे 20 के 25,000 दूंगा वापस, तेरे पास जितना एक्सेस पैसा पड़ा सारा मुझे दे दे। अब कमर्शियल बैंक भी सोचता है इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता पैसा कमाने का। कमर्शियल बैंक के पास जितना एक्सेस पैसा होता है वो सारा पैसा किसको दे देता है? आरबीआई को, और आरबीआई से वो सारी सिक्योरिटीज ले लेता है। जब आरबीआई से वो सारी सिक्योरिटी ले लेता है तो जो एक्सेस मनी है कमर्शियल बैंक के पास वो सारी क्या होगी? खत्म हो गई। ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं मतलब क्या इसका। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा ही नहीं तो वो पब्लिक को पैसा दे पाने वाला नहीं है। इससे हमारे देश में मनी सप्लाई बढ़ने वाली नहीं है। ये सिचुएशन है दोस्तों हमारी इन्फ्लेशन की, क्योंकि मैं चाहता हूँ इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई ना बढ़े। अब बात करता हूँ डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन मीन्स बैंक के पास पैसा नहीं है, मनी सप्लाई में पैसा नहीं है, हमारी कंट्री के अंदर पैसा ही नहीं है। आरबीआई की जिम्मेदारी है कि उस पैसे को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? बैंक तो खाली हुए हैं, तो बैंक को कैसे करेगा आरबीआई? बैंक इस सिचुएशन में जो हमारा आरबीआई है वो बैंक को कहेगा कि भाई मेरी सिक्योरिटीज मुझे वापस दे दे और बदले में ले पैसा इंटरेस्ट समेत। मतलब सिक्योरिटी वापस दो आरबीआई को और आरबीआई से लो पैसा ढेर सारा आएगा। जो पहले 20 दिया था आज वो 25 बन चुका है, बहुत सारा पैसा हो चुका है हमारे पास। अब बैंक के पास पैसा बहुत है, सरप्लस मनी है, और ये सरप्लस मनी को बैंक किसको देगा? पब्लिक को। पैसा देगा पब्लिक को, और जब वो पब्लिक को पैसा लैंड करेगा, पब्लिक को पैसा देगा, तो मनी सप्लाई जो पहले से बहुत कम हो रखी है वो ऑटोमेटिकली हल्की हल्की क्या हो जाएगी? रिकवर हो जाएगी। पब्लिक पैसा लेगी, उसे खर्च करेगी, हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर आएगा और हमारी मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली नीचे से कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। मैं यही चाहता था। तीसरा पॉइंट हमारे पास दोस्तों आता है जिसका नाम है CRR, कैश रिजर्व रेशो। आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं कैश रिजर्व रेशो वो अमाउंट है या वो परसेंटेज है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखनी पड़ती है। हर बैंक अपने टोटल पैसे का कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत हिस्सा जमा करा के रखता है आरबीआई के पास, जिसको हम कहते हैं CRR। अगर ये हिस्सा बड़ा हो जाता है और ये हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा पहुंच गया और बैंक के पास पैसा बचा कम। जब बैंक के पास पैसा ही कम बचा है तो लोन भी क्या देगा? कम, मनी सप्लाई भी आएगी कम। इसका मतलब क्या है? चलिए जानते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे हमारा आरबीआई CRR बढ़ा देता है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लेते हैं बैंक के पास पूरा 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, और आरबीआई ने CRR कर दिया 10%। तो इसका मतलब है 1 करोड़ का 10%, 10 लाख रुपए आरबीआई के पास चले गए और बाकी के 90 लाख रह गए किसके पास? बैंक के पास, ठीक है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने का लोन दे सकता है? 90 लाख का। लेकिन अगर आरबीआई का CRR सिर्फ और सिर्फ 2% होता है या 3% होता है तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का 3% मतलब 3 लाख रुपए जाएगा आरबीआई के पास। बैंक के पास रह गया 97 लाख। 90 लाख और 97 लाख में फ़र्क होता है। तो अगर मैं ज़्यादा पैसा देना चाहता हूं
तो मैं 97 लाख वाली कंडीशन अपनाऊंगा, और अगर मैं चाहता हूं कि इकोनॉमी के अंदर पैसा कम से कम जाए तो मैं 90 लाख वाली कंडीशन अपनाऊंगा। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते वक्त सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हुए सीआरआर घटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए चलिए आप लोग।